बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। ये वो एक्ट है जिसको हम मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स भी लिखते हैं। मोस्टली हमारी ये जो बुक्स होती हैं उसमें इसको मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स लिखा जाता है, क्योंकि इसको पास करवाने वाले एक शख्स का नाम था मिंटो और दूसरे का नाम था मॉर्ले। मिंटो, ही वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। हम प्रीवियसली उसको डिस्कस कर चुके हैं। जब शिमला डेपुटेशन जाता है तो ये लॉर्ड मिंटो से मुलाकात करता है। वाइसरॉय जो कि हिंदुस्तान के अंदर रहते हुए ओवरऑल हिंदुस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन का हेड होता था। और एक और पोर्टफोलियो था, दैट वाज कॉल्ड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। उर्दू में जब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं तो इसको कहते हैं वज़ीर अमूर मुमलिकत हिंद। ये जो हिंदुस्तान के अफेयर्स हैं उनको मैनेज करने वाला मिनिस्टर। तो ये मिनिस्टर कहाँ बैठता था? ये इंग्लैंड में होता था। बरतानिया की जो कैबिनेट होती है ये वहाँ उसका मेंबर होता था और उसका नाम था लॉर्ड मार्ले। तो मिंटो एंड मॉर्ले, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स 1909 में पास हुई थी और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये रिफॉर्म्स किस लिए लाई गई थी इसकी हिस्ट्री भी हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। वहाँ पे लिबरल पार्टी जो है उस वो ये चाह रही थी कि हिंदुस्तान में भी रिफॉर्म्स लाई जाएं। और यहाँ पे उनको हुकूमत करते हुए को 50 साल तो हो गए थे ऑलरेडी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से एक पार्टी बनाई गई थी, दैन मुस्लिम लीग भी बन गई। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ बन रही हैं, द पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी उनको दी जाएगी। और उसी के लिए फिर रिफॉर्म्स आती हैं। एक टाइम था 1857 का, जब आपने न्यूली इस रीजन को कंकर किया था, तब आप इनको प्रेस करेंगे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको इन्हें गवर्नमेंट में इंक्लूड करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो अगेन आपको वार ऑफ इंडिपेंडेंस फेस करना पड़ सकती है। सर सैयद अहमद ख़ान ने ये बात इनको हाईलाइट की थी कि वो जो कॉजेज़ थी कि आप यहाँ के लोगों को जब सप्रेस करेंगे तो अल्टीमेटली ये रिटेलिएट करेंगे। तो उसका सलूशन यही है कि एक पार्टिसिपेटरी गवर्नमेंट होनी चाहिए। अगर हम इस एक्ट के जो मेजर फीचर्स हैं उनको डिस्कस करें तो सबसे पहले एक्सटेंशन इन द साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। हुकूमत के तीन शोबे होते हैं, एग्जेक्टिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। सबसे पहले लेजिस्लेचर होता है जिसका काम लेजिस्लेट करना होता है, कानून बनाना होता है। दैन एग्जेक्टिव होती है जो कि इंतज़ामी मशीनरी हम उसको कहते हैं। और जो नंबर 3 पे आता है दैट इज़ कॉल्ड जुडिशरी। तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं इसके अंदर ये जो फेडरल लेजिस्लेटिव काउंसिल है एंड जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, पाकिस्तान में अभी हमने देखा कि एक तो मरकज़ी हुकूमत है जिसको शहबाज शरीफ लीड कर रहे हैं करंटली। और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात होने जा रहे हैं। सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात होंगे, दैन उनका एक सरबराह बनेगा जिसको हम सीएम कहेंगे, चीफ मिनिस्टर कहेंगे। तो सूबाई हुकूमतें अलग हैं एंड फेडरल गवर्नमेंट अलग है। तो सेम हिंदुस्तान में भी था। कलेक्टिव जो हिंदुस्तान था या जो सब कॉन्टिनेंट था उसमें भी यही सिस्टम था, फेडरल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इनके अंदर नंबर ऑफ़ सीट्स को बढ़ा दिया गया। लेजिस्लेटर्स की जो सीट्स हैं, जैसे हमारी एमएनए एंड एमपीए की सीट्स होती हैं, इनकी तादाद को बढ़ा दिया गया। अगर फेडरल लेवल की बात करें तो नंबर ऑफ़ सीट्स 16 थी और उनको बढ़ा के 60 कर दिया गया। और ये डिमांड्स भी शिमला डेपुटेशन ने रखी थी। अच्छा, अगर हम बात करें इसकी सेकंड पॉइंट की, दैट इज़ नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी पार्टिसिपेशन इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स। तो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स के अंदर अभी भी ये जो नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी थी उसको बरकरार रखा गया। अब ये जो ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल है, ये दो टर्म्स हैं। लेजिस्लेटर्स जो हैं ये दो तरह से आते थे। एक था थ्रू इलेक्शन और दूसरा था थ्रू नॉमिनेशन। इन्होंने सिलसिला ये रखा हुआ था कि अगर 60, हमने देखा था ना ऊपर ये फर्स्ट पॉइंट में कि देयर वर 60 लेजिस्लेटर्स। पहले 16 थे, बढ़ा के 60 कर दिए गए। तो उसमें 27 जो है ये इलेक्ट होके आएंगे एंड 33 नॉमिनेटेड होंगे। ये जो नॉमिनेटेड हैं, कोई भी लॉ जब पास होता है तो सिंपल मेजॉरिटी से पास होता है। तो अभी भी जो मेजॉरिटी है वो अनइलेक्टेड लोगों की होगी। अब ये जो अनइलेक्टेड है, नॉमिनेटेड है,
इनको कौन नॉमिनेट करेगा? ऑब्वियसली उनको वाइसरॉय करवाएगा। और ये कौन लोग होंगे? ये वही लोग होंगे जो कि लॉयल टू द ब्रिटिशर्स होंगे। तो कोई भी लॉ ऐसा नहीं पास होगा जो ब्रिटिश ना चाहते हो। तो इस सिस्टम में भी इसको जो है इसी तरह से इंटैक्ट रखा गया। तो इसके ऊपर ये क्रिटिसिज्म भी था कि भाई आप जो हैं ये सारे जो आपके अनऑफिशियल मेंबर्स हैं इनको ख़त्म करें, इलेक्टेड बॉडीज़ हों और वही लोगों के लिए लेजिस्लेट करें। और मज़ीद ये कि अभी तक यूनिवर्सल फ्रेंचाइज नहीं दिया गया। ये जो वोटिंग मेंबर्स थे ये वही लोग थे जो कि एक प्रिविलेज्ड क्लास थी। इसमें जो उस वक्त के लॉयर्स थे वो थे, या जो ग्रेजुएट्स थे वो थे, या कोई बिजनेसमैन थे जो कि गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड थे। इस तरह के इन्फ्लुएंशियल किस्म के लोग थे, लेकिन एक कॉमन मैन जो है वो वोट कास्ट नहीं कर सकता था। तो हम इसको कहते हैं लिमिटेड फ्रेंचाइज। पावरफुल लेजिस्लेटिव काउंसिल इससे पहले तो थी, लेकिन उसके पास पावर्स नहीं थी। बजट के ऊपर डिबेट नहीं कर सकते थे, और अदर मैटर्स में आप सिर्फ क्वेश्चंस कर सकते थे। जो क्वेश्चंस थे उसका एक आंसर जो भी वो दे। देन उसके बाद आते हैं सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। वो प्राइमरी क्वेश्चन है एंड देन सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, मतलब वो जो जो उसका जवाब था देन उसको भी आप डिस्कस कर सकते हैं। तो ऐसा मैटर नहीं था पहले, बस आपने क्वेश्चन रेज किया, उन्होंने जो भी जवाब दिया दैट्स ऑल। तो अब ये अलाउ कर दिया गया कि आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। अब आते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। ये 3 पॉइंट्स हो गए, ये नॉर्मल हैं, ठीक है, ये चीज़ें हुई, लेकिन इनका ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं है। इम्पैक्ट है नेक्स्ट 2 पॉइंट्स का। इंडियंस इन द एग्जेक्टिव काउंसिल ऑफ द वाइसराय। अब तक हिंदुस्तान के लोगों को मिनिस्ट्रीज़ नहीं दी जा रही थी। फॉर द फर्स्ट टाइम ये एक एमसीक्यू भी हो सकता है इम्पॉर्टेंट, कि लेजिस्लेटिव काउंसिल सॉरी एग्जेक्टिव काउंसिल में पार्टिसिपेशन कब दी गई है हिंदुस्तान के लोगों को? तो दैट वाज इन 1909। और एसपी सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, या इनको इन शॉर्ट एसपी सिन्हा कहा जाता है, ही वाज द फर्स्ट मिनिस्टर फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट। और ये लॉ मिनिस्टर थे। और ये जो मिनिस्ट्रियाँ दी गई थी यहाँ पे ये डिसाइड किया गया था दैट शुड बी फॉर 1 ईयर। तो नेक्स्ट ईयर जो है वो सैयद अली इमाम को मिनिस्ट्री दी गई। वो जो है एग्जेक्टिव काउंसिल के पहले मुस्लिम मेंबर हैं। एसपी सिन्हा द फर्स्ट सब कॉन्टिनेंट पर्सन, एंड सर अली इमाम द फर्स्ट मुस्लिम। और फिर फाइनल एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर द मुस्लिम्स। वो सेपरेट इलेक्टोरेट जो कि डिमांड किया गया था इन 1906 थ्रू शिमला डेपुटेशन, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। सेपरेट इलेक्टोरेट जो है हमने इसको पहले भी डिस्कस किया था, अगेन इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। सेपरेट इलेक्टोरेट बेसिकली रिप्रेजेंटेशन का एक मेथड है। एक होता है कोटा सिस्टम। तो कोटा सिस्टम में तो सीट्स जो है उनको एलोकेट कर दिया जाता है इन रेशियो ऑफ पॉपुलेशन, सेम लाइक इन पाकिस्तान। यहाँ पे भी कोटा तो है, ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट है ये भी कोटा तो है। यहाँ पे भी मुस्लिम्स की सीट्स को सेपरेट कर दिया जाए, ठीक है, यहाँ तक तो ये कोटा सिस्टम के मुताबिक है। अब पाकिस्तान के अंदर हम क्या देखते हैं कि जो ये जो लेजिस्लेटिव असम्बली के इलेक्शंस होते हैं, अभी करंटली 272 सीट्स पे इलेक्शंस होते हैं फ्रॉम द 2023 जो है अभी करंट, उसके मुताबिक 266 सीटों पे इलेक्शंस होंगे। और जो स्पेशल सीट्स हैं 70 सीट्स बनती हैं, 60 फॉर वुमेन एंड 10 फॉर माइनॉरिटी। उसके ऊपर इलेक्शंस नहीं होते, बल्कि जिस प्रपोर्शन से जनरल इलेक्शंस में आपने सीटें विन की होती हैं उसी प्रपोर्शन से पार्टीज़ को ये सीटें एलोकेट कर दी जाती हैं। वो जस्ट एक लिस्ट देते हैं और इतने लोग उनके माइनॉरिटी के एंड वुमेन के इलेक्ट हो जाते हैं। तो सेपरेट इलेक्टोरेट के अंदर ठीक है कोटा की सीटें तो हैं, मुस्लिम्स के लिए सेपरेट कर दी गई, लेकिन उनको फिल कैसे किया जाएगा? थ्रू इलेक्शंस। तो यूँ मुस्लिम जो हैं उनको पॉलिटिकली एक्टिव रहने का मौका भी मिलेगा। तो ये दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर हम बात करें क्रिटिसिज्म की, तो क्रिटिसिज्म ऑब्वियसली मुस्लिम्स ने तो इसको अप्रिशिएट किया, उनको यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया। इंडियंस जो थे सॉरी जो हिंदू थे उनकी तरफ से एक मिक्स्ड इसके ऊपर क्रिटिसिज्म आया।
उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट को तो बिल्कुल भी लाइक नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि ये डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी है। बेसिकली यहाँ से मुस्लिम्स को हमसे सेपरेट कर दिया गया, बजाय इसके कि हमें इंडियंस कंसिडर करें, हमें हिंदू मुस्लिम्स बना दिया गया। और वो जो एग्जेक्टिव काउंसिल में पार्टिसिपेशन थी, दैट वाज वेलकम्ड बाय देम। बट ये जो अनऑफिशियल मेंबर्स वाली बात थी, अगेन इस पे क्रिटिसिज्म था कि आप अनऑफिशियल मेंबर्स को ख़त्म करें। सारी जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं उनको लिमिटेड नहीं, अनलिमिटेड होना चाहिए। तो यूँ ये मिक्स्ड किस्म का इसके ऊपर ओपिनियन था। ओवरऑल अगर हम देखें तो दैट वाज अ ग्रेट सक्सेस फॉर द मुस्लिम्स, एंड एज वेल एज दैट वाज वेरी होपफुल फॉर द पीपल ऑफ सब कॉन्टिनेंट। दैट वाज ऑल। कोई क्वेश्चन हो तो पूछिएगा, कोई सजेशन है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और बिफोर कंक्लूडिंग इट, हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने एक पॉइंट डिस्कस किया था, वो जो पार्टीशन ऑफ बंगाल वाला है, कि जॉर्ज 1910 में ब्रिटिश मोनार्क बने। तो एक बच्चे ने इसके ऊपर फीडबैक दिया था कि ये 1911 में मोनार्क बने थे, हम आज तक यही पढ़ते आए हैं। बेसिकली ये मई 1910, वो जो तब के मोनार्क थे उनकी डेथ हो गई, एडवर्ड 7th आई थिंक। तो जॉर्ज 5 ने उसको रिप्लेस कर लिया। लेकिन इसकी जो कॉरोनेशन सेरेमनी हुई है, वो जो उसकी रस्म ताजपोशी हुई है, ये हुई है जून 1911 में। तो वो मोनार्क तो वो 1910 में बन गए थे, लेकिन वो जो सेरेमनी उनकी हो रही है वो हो रही है 1 साल बाद, जून 1911 में, यहाँ हिंदुस्तान में हुई थी। ओके बच्चों, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।